हाँ क्लास, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन किस चीज का पढ़ेंगे? नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेशनल इनकम होता क्या है। देन फिर हम पढ़ेंगे वैल्यू हेडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ये 3 मेथड, दे आर दी 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहला मेथड का नाम क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है? इनकम मेथड। एंड तीसरे मेथड का नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिकॉन्सिलेशन ऑफ 3 मेथड्स। इन रिकॉन्सिलेशन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम। फिर ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कई सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम पहली बार देखते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है नेशनल इनकम में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम। आपको याद होगा नेशनल इनकम जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या था? NNPFC। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द शॉर्टकट ऑफ NNPFC। ठीक है, ये था आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को आप क्या कहते थे? NNPFC। और यहीं पे अगर डी आ जाए, एन की जगह डी आ जाए तो क्या बन जाता था आपका? डोमेस्टिक इनकम। तो हम ये पढ़ेंगे डिफरेंट आइटम्स को कैसे ट्रीट करते हैं डोमेस्टिक इनकम में। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, फिर उसके बाद नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। उसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स है। मतलब कि ये चैप्टर अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये चैप्टर प्रैक्टिकल है या क्या ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो मैं इसमें कहूंगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है। पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है। बट उससे पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जैसे आप अकाउंट्स में करते हो। होते सारे चैप्टर प्रैक्टिकल ही हैं, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं कि हमें वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो आपको इसमें पहले कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके क्लास। देखो, नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। बहुत डिफिकल्ट होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। पहली चीज, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है, बहुत बड़ा काम होता है ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। इट्स मेजरमेंट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि when the process of production takes place, जब आप कुछ बनाते हो, अगर आपने चेयर बनाया, ठीक है, अगर आपने चेयर बनाया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें फैक्टर इनकम होते हैं। फैक्टर इनकम होते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन्हें आप जो पेमेंट करोगे वो आपके लिए फैक्टर पेमेंट होगा, लेकिन अगले के लिए क्या होगा? फैक्टर इनकम होगा। मैं एक बार और फिर से ये बता देता हूँ, ये वाला मैंने पहले भी डिस्कस करा है, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। मैं फिर भी एक बार और बता देता हूँ आपको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये आपके क्या थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप फैक्टर पेमेंट करते हो। अगर मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं यहाँ पे फर्म ले लूं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फर्म है, मान लिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे मैंने फर्म ले लिया। ठीक है, फर्म है। फर्म के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब फर्म जो इसके लिए पेमेंट करेगा तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट होगा ना। फर्म अगर कर रहा है तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट होगा। लैंड के बदले वो क्या देता है? रेंट देगा। लेबर के बदले क्या देगा? वेजेस देगा। कैपिटल के बदले क्या देगा? प्रॉफिट देगा। इंटरेस्ट। और सॉरी इंटरेस्ट देगा। एंड एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये आपके फैक्टर पेमेंट हो जाती है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ऊपर ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? ये 4 आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। और फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट कौन से होंगे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर मैं कहता हूँ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम किसका होता है? फैक्टर इनकम, अगर फैक्टर इनकम, यही चीज फैक्टर इनकम किसकी बन जाती है? जो लैंड, जिसका लैंड होता है, लैंड का जो ऑनर होता है, उसके लिए वो फैक्टर इनकम बन जाती है। लेबर, लेबर जो होते हैं उसके मतलब जो वेजेस मिलता है, वेजेस के जो जिन्हें मिलता है वो फैक्टर, उनके लिए फैक्टर इनकम होता है। कैपिटल जो लगाता है उसे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए वो फैक्टर इनकम होता है। प्रॉफिट,
जो एंटरप्राइज चलाता है और उसके बदले में प्रॉफिट कमाता है, उसके लिए वो फैक्टर इनकम होता है। तो ध्यान रखना, इन सारे वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है? फर्म जब पे कर रही है तो ये पैसा फ्लो, इसका फ्लो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, हाउस होल्ड सामान किससे खरीदता है? बिजनेस सेक्टर से। बिजनेस सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लाता है? हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। गेट बैक टू दिस पेज। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, you can see here factor services, it means there is an income flow और output flow। output flow किसके लिए है? अगर मैं बोलूं, दो तरीके से चीजें हो रही है ना यहाँ पे, एक इनकम फ्लो है, एक आउटपुट फ्लो है। इनकम फ्लो किसके लिए है? जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जिनकी है, उनके लिए वो क्या है? इनकम आ रही है उनके पास। लेकिन आउटपुट फ्लो किसके लिए है? बिजनेस सेक्टर के लिए। बिजनेस सेक्टर के लिए क्या है? वो आउटफ्लो है। बिजनेस के लिए क्या है? आउटफ्लो है। लेकिन अगर इनकम फ्लो किसके लिए है? इनकम फ्लो किसके लिए है? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड देयर इनकम। आपको पता है, जो वो सारी इनकम, मतलब कि जैसे लेबर जो पैसे कमाएगा वो किस पे खर्च करेगा? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो फिर से दोबारा जाता है किसके पास? बिजनेस सेक्टर के पास, कहता है मुझे सामान चाहिए। तो अपने जो इनकम, मतलब जो फैक्टर इनकम फ्लो था, जो वो फिर से खर्च कहाँ कर देता है? वो कंजप्शन में खर्च कर देता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते थे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स से पहले ही आप क्लियर है, आपको ये सारे वर्ड्स पहले ही बता रखे हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एज सच मुझे नहीं लग रहा कुछ भी काम का है, आपको ऑलरेडी ये सारे वर्डिंग्स पता है। डज प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम। एक बात बताओ, अगर मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी? प्लीज आंसर। प्रोडक्शन बढ़ा दिया मैंने तो इनकम, फैक्टर इनकम बढ़ेगी या कम होगी? कौन सा सही है क्लास? फैक्टर इनकम बढ़ेगी या कम होगी? जब मैंने प्रोडक्शन अगर बढ़ा दिया तो बढ़ेगी या कम होगी? प्लीज आंसर। एक मिनट, अनम्यूट कर देता हूं मैं सबको, सॉरी। हाँ, अब आंसर करो प्लीज। भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूं मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो इनकम कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी भैया, शायद बढ़ेगी। ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, आप ज्यादा, अब आपको ज्यादा लेबर चाहिए होगे, अब आपको ज्यादा काम कराने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो उन सबके पास से आपको दोगे ना, उन्हें पेमेंट दोगे, इनकम दोगे, तो इसलिए इनकम बढ़ जाती है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने से इनकम बढ़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर दी 3 मेथड्स। अगर मैं बोलूं कितने मेथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो 3, देयर आर दी 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। 3 मेथड है। ये आर दी 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। मैं एक बार लिखता हूं आपके सामने। Three methods to calculate नेशनल इनकम। ओके, 3 मेथड्स हैं। पहला क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया था, एक बार कोई ट्राई करेगा? पहला बताना मुझे। वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। अभी साथ के साथ आपको याद करते चलना है, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर और इनकम। एक्सपेंडिचर ही लिख लेता हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड। सबको आंसर करना है, ट्राई करो सब। तीसरा इनकम मेथड। इनकम मेथड। ओके, ये 3 मेथड्स हैं। ये 3 मेथड से इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। अब जरा मुझे कोई बताएगा, ये 3 जो मेथड्स होते हैं, इन तीनों मेथड से क्या आंसर सेम आते हैं या अलग अलग आ सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सेम आते हैं भैया। इन तीनों मेथड से आपके आंसर विल बी द सेम। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर तीनों से सेम आएगा। आंसर विल बी द सेम। ठीक है, आंसर किसी का चेंज नहीं होगा, आंसर सबका सेम आएगा। दूसरी चीज, तो फिर हमें जरूरत क्या है ये 3 मेथड से करने की? क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि भाई आंसर जब सबका सेम ही आ रहा है तो हम 3 मेथड क्यों लगा रहे हैं?
हम 3 मेथड इसलिए लगाते हैं ताकि हमें तीन मतलब हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, हम सोचते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज को हम छोड़ ना दे, सारी चीजों को कवर करते हुए चलते हैं। तो इसलिए ये वैल्यू एडेड मेथड 3 अलग अलग फेसेस के लिए हमने 3 अलग अलग मेथड तैयार कर रखे हैं, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड है। तो आपको पता है एक बहुत बड़ी इंडिया की अगर मैं बात करूं, एक इकोनॉमी है, इसके अंदर कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा। इतने ज्यादा प्रोडक्शन को आपको कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक मेथड से कैलकुलेट करके आप कंफर्म नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्टली सही है या उस पर आपको भरोसा नहीं होगा। तो इसलिए हमने 3 मेथड से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। इसलिए 3 डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब बात आती है ये कैलकुलेट करता कौन है। इंडिया में कोई तो करता होगा। कौन करता है? किसी को आइडिया? मोदी, प्राइम मिनिस्टर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर कोई काम नहीं करते, आपको ये पता है। कौन करता है कैलकुलेट? ये सेंटर लेवल पे होता होगा कैलकुलेट या स्टेट लेवल पे कैलकुलेट होता होगा? क्या लगता है आपको? मतलब जो ये कैलकुलेशन करने वाली बॉडी होगी, वो सेंट्रल लेवल पे बैठी होगी या स्टेट लेवल पे? उसके पास पावर्स जो होंगी वो पूरी इकोनॉमी का कैलकुलेट करने का होगा या फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट का होगा या फिर वैसे होगा? सेंट्रल का। इसके लिए पता है एक बॉडी बना रखी है, मतलब एक कमेटी टाइप की है जिसे हम कहते हैं CSO। CSO ये कैलकुलेट करती है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है CSO? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्लास, अभी मैं किसी से भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। अब रेगुलर आपकी क्लास आपको पता है कैसे चलनी है, तो मेरे ऊपर है कौन बच्चा कितना अलर्ट है। सबको इक्वली पढ़ाना है और इक्वली सबकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। तो आई विल आस्क एनी ऑफ यू एनी ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है? साथ साथ पूछता चलूंगा, इससे रहेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है वो भी पता चल जाएगा मुझे, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया कितने मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। अब इसे कैलकुलेट कौन करता है? CSO करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप क्लास के बाद आराम से लिख लेना उसे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तब तक किसी से क्वेश्चंस कर लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस हो जाए। फरदीन, जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा उसे अपना अनम्यूट करना है और आंसर करना है, ठीक है? फरदीन, हाँ भैया। पहले मुझे ये बताओ, जो ये कितने मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? 3। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम हाँ, मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। और इसे क्या तीनों से आंसर सेम आते हैं या अलग अलग आते हैं? सेम आता है। सेम आते हैं। और इस जो क्या कहते हैं, कौन सी बॉडी इसे, मतलब जो भी कमेटी बनाई गई है वो कौन सी कमेटी का नाम क्या है जो इसे कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम को? CSO। फुल फॉर्म क्या है उसकी? सेंट्रल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल। 11th में आपके पास क्या आता है? स्टैटिक्स था ना? हाँ, तो स्टैटिस्टिकल ऐसे याद रख लो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, दे आर द 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये डिफरेंट फेसेस ऑफ सर्कुलर, जो भी मैंने अभी बताया वही सारी चीजें आप आराम से रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 methods to measure the national income because production, income and expenditure are 3 different phases of circular flow of income। 3 डिफरेंट फेसेस कौन कौन से होते हैं? एक प्रोडक्शन होता है, एक इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है। तो इसलिए हमने 3 मेथड बनाए हैं तीनों को मेजर करने के लिए। यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा किसमें वैल्यू एडेड लगाना है, किसमें इनकम लगाना है, किसमें एक्सपेंडिचर लगाना है। तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी जिससे हमें लग रहा है कि हम उस इंफॉर्मेशन से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो वाली इंफॉर्मेशन से हम
वैल्यू एडेड अगर निकल सकेगा तो वैल्यू एडेड निकालेंगे, इनकम मेथड से निकल सकेगा तो इनकम मेथड से निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से निकल सकेगा तो एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसी इंफॉर्मेशन रहेगी एज पर हम उसे निकालेंगे। अब बात आती है एस्टिमेट कौन करता है। अभी मैंने बताया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म सीएसओ, शॉर्टकट क्या है सीएसओ, ये नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को। ओके, जहां तक मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव अहेड। नाउ हमें पहले स्टार्ट करना है क्या, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड नाम से क्या लग रहा है कि कोई भी अगर वैल्यू ऐड करेंगे हमने, मतलब मान लो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज मतलब रॉ मटेरियल है कोई भी 100 रुपए, उस पर हमने फर्दर प्रोडक्शन करके हमने उसे मान लिया 200 रुपए का और उस पर लेबर लगा दिया या कुछ भी लगा के हमने उसे टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल उसकी वैल्यू बढ़ गई 300 रुपए। 300 रुपए की अब मार्केट में मैं उसे बेच रहा हूँ, मतलब मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया, उसमें मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी, ठीक है, और उसके बाद मैं उसे मार्केट में 300 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मैंने वैल्यू कितना ऐड कर दिया उसमें, आंसर देना। अभिषेक आप दो, मैंने कितना वैल्यू ऐड कर दिया उसमें? मैं 200। 200। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं वैल्यू। ठीक है, आगे अब इसे रीड करते हैं जरा हम। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम। ये मेथड क्यों यूज होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? इन डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। इन द सर्कुलर फ्लो इट शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अभी जैसे मैंने वैल्यू ऐड करा था ना 200 रुपए की, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। वैल्यू एडेड का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सर्टेन ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपको पता है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाओगे वैसे वैसे आप उसमें वैल्यू ऐड करते जाओगे। एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड्स सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स which it purchases from some other firm as intermediate goods. When value added by each and every individual firm is summed up, we get the value of national income. चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसे। मान लो मेरी सुमित, ठीक है, मेरी एक एंटरप्राइज है, मतलब मेरी एक कंपनी या फैक्ट्री है। मैं क्या करता हूँ, चेयर बनाता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, हुड खरीदता हूँ। मान लिया मैंने हुड खरीदा, मतलब लकड़ी खरीदी मैंने 5,000 रुपए की। कितने की खरीदी? रुपी, ध्यान से सुनना, मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ। मैंने हुड खरीदा 5,000 का। ठीक है, सुमित एंटरप्राइज ने क्या खरीदा? हुड खरीदा 5,000 का। अब उसके बाद ये हुड खरीद के मैंने इस पे लगा दिया प्लस, मतलब इस पे मैंने प्रोडक्शन करा, हुड पे मैंने प्रोडक्शन करा। प्रोडक्शन करने पे मैंने लेबर लगाया, उस पे ऑब्वियसली लेबर लगेगा प्रोडक्शन करने में। लेबर लगाया, मान लिया मैंने रुपी 1,000 रुपए का मैंने लेबर लगा दिया, और मैंने उसमें और भी जो भी चीजें लगनी थी मटेरियल लगा दिया। मान लिया मैंने मटेरियल लगा दिया, हुड के बाद भी तो मटेरियल लगेगा, जैसे क्या कहते हैं, अगर प्लास्टिक लकड़ी का वो बना रहा हूँ मैं, तो कील चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें अदर मटेरियल्स भी चाहिए होता है ताकि वो एक परफेक्ट चेयर बन सके। तो मान लिया मैंने मटेरियल में लगा दिया मैंने उसे 2,000 रुपए। ठीक है, टोटल अब मैं इसे सेल करूंगा। मान लो मैं तो बनाता हूँ ना सामान, तो मैं अब किसी एक ऐसे एंटरप्राइज के पास जाऊंगा जो उस सामान को मुझसे मतलब एक डीलर के पास जाऊंगा जो उसे मार्केट में सामान बिकवाएगा। अभी तक का ये टोटल कितने का हो गया, मतलब ये चेयर जब कंप्लीट हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? जब ये चेयर कंप्लीट हो गई तो इसकी वैल्यू हो गई, मान लेते हैं 5,000, 6, 7, 8, 8,000, 8,000 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं ये 8,000 की वैल्यू का, ओ सॉरी, एक मिनट लिख देता हूँ फिर से। हुड खरीदा था मैंने सुमित एंटरप्राइजेस ने, कितने का? 5,000 का। ठीक है, अब टोटल वैल्यू हो गई उसकी 8,000। अब मैं मार्केट में गया, मैंने एक डीलर को पकड़ा, एक डीलर है, 8,000 की चेयर मैंने एक डीलर को दी जिसका नाम था अक्षय एंटरप्राइज। ठीक है, मैंने एक डीलर था ये मार्केट में बैठा हुआ, इसे मैंने बोला भाई देख 8,000 की चेयर है, मुझे लागत कितनी लगी मैं ऑब्वियसली उसे नहीं बताऊंगा मुझे कितने की लागत लगी, लेकिन मैं इसे 8,000 में तुझे दे रहा हूँ, अब तू इस पे वैल्यू जितना ऐड करना है उसे ऐड करके मार्केट में बेच।
तो अक्षय एंटरप्राइज ने बोला ठीक है। तो अक्षय एंटरप्राइज को वो ये रॉ मटेरियल मतलब जो चेयर इसके लिए तो रॉ मटेरियल हुई ना ये, या चेयर मान लो, ये चेयर कितने की पड़ी, 8,000 की पड़ी ये चेयर। उसके बाद ये मार्केटिंग भी करेगा उस पर। मार्केटिंग में हो सकता है पैम्पलेट प्रिंट कराए या कुछ भी करे, मार्केटिंग करे, या एक शॉप ले रखा है वहां पे बेचने के लिए, तो मान लो शॉप का रेंट भी जा रहा है, तो सारा अपना मार्केटिंग करने का या जो भी हो उसमें 1,000 रुपए वो भी ऐड करेगा। टोटल अगर मैं कहूँ अक्षय उसे सेल करेगा, जब जब अक्षय उसे सेल करेगा तो अक्षय कितने में सेल करेगा उसे, मार्केटिंग भी करेगा और साथ में प्रॉफिट भी कमाना चाहेगा वो, तो प्रॉफिट भी मान लो मार्केटिंग में मैंने ऐड कर दिया है, तो टोटल वैल्यू का वो बेचना चाहेगा, तो वो बेचेगा कितने में, 9,000 में। अब जो चेयर कंप्लीट हो गई उस चेयर की वैल्यू कितनी है, 9,000। अब जरा मुझे बताओ, ठीक है, मार्केटिंग में हो गया या कुछ और, अगर मान लो मार्केटिंग की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, एक मिनट, मार्केटिंग सही नहीं रहेगा यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ उस पर, चेयर बनने के बाद फिनिशिंग के लिए गई। फिनिशिंग का मतलब आपको पता है, उसे जैसे कहीं पे लकड़ी थोड़ी थोड़ी सी निकली हुई रह जाती है, तो फिनिशिंग के लिए गई, तो उस पर 1,000 रुपए है, ठीक है टोटल। एक मिनट, सॉरी, चेयर 8,000, फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए जब गई तो 1,000 रुपए चार्ज करे उस पर टोटल चेयर बन गई 9,000। अब मैं पूछता हूँ, जरा बताओ मुझे टोटल वैल्यू एडिशन, थोड़ी सी वैल्यू इसने भी ऐड करी, थोड़ी सी वैल्यू इसने भी ऐड करी। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आदित्य, आदित्य, यस सर। सुमित एंटरप्राइज ने वैल्यू कितने की ऐड करी, आदित्य कैन यू हेयर मी? सर 3 की। 3,000 की, चलो ठीक है, इसने वैल्यू ऐड करी 3,000 की। अक्षय ने कितने की वैल्यू ऐड करी, अभिषेक बताएगा। भैया 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए की किसने करी, अक्षय ने 1,000 रुपए की करी। अक्षय एंटरप्राइजेस। अब मैं बोलूं टोटल नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करोगे आप वैल्यू एडेड मेथड से ना, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे वैल्यू एडेड मेथड से, तो आपको टोटल सम करना होता है। मतलब कि सिग्मा का मतलब पता है ना आपको, टोटल सम, जितनी भी वैल्यू ऐड करा गया है उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे वो सारी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इसे कहते हैं हम ग्रॉस, GVAFC, जितनी भी ग्रॉस वैल्यू ऐड करी गई है उन सब का टोटल, सिग्मा दिख रहा है ना यहाँ पे, उन सब का टोटल करना होता है। मतलब अगर मैं बोलूं नेशनल इनकम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3,000 यहाँ पे और 1,000 यहाँ पे, टोटल नेशनल इनकम कितना आएगा, 4,000 का। कितने का आएगा, 4,000 का, ठीक है क्लास, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है क्लास? नो सर। ठीक है। नो अब सर। मैं एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं आपसे। मान लो ये जो चेयर खरीद के लाया था 8,000 का, और ये 1,000 रुपए का, ठीक है, 8,000 का इसे फिनिश मतलब चेयर मिली थी किससे, इससे, इस एंटरप्राइज से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो हुड है, हुड हुड को हम कहेंगे क्या, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, क्या कहते हैं हम इसे, ये जो आपका हुड है ना इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, ये जो चेयर की वैल्यू 9,000 रुपए यहाँ पे है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कनिका, कैन यू हेयर मी? यस सर। चेयर की वैल्यू 9,000 है यहाँ पे, मतलब फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू 9,000 है। इसमें क्या ये इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है? इंक्लूड है। इंक्लूड है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, इसलिए दोबारा कभी भी हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को प्लस नहीं करते हैं, और अगर प्लस हुआ है उसमें ऑलरेडी तो हम उसे माइनस करेंगे। ओके, चलते हैं अब कॉन्सेप्ट पे, अब आते हैं बुक पे, ठीक है।
वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इसके और भी नाम होते हैं वैल्यू एडेड मेथड के, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। ठीक है, लिख लो इसके सारे नाम से एक जगह पे, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ सो डेट आपको प्रॉपर दिख जाए। वैल्यू एडेड मेथड पहला नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, द फर्स्ट नेम इज वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। ये सारे एक ही नाम है, कभी भी किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना आपको कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड ही करना है, बट नाम अलग अलग है, मतलब निक नेम्स हैं इनके। इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। ये आप लिख सको तो लिख लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक जगह पे लिख लो, है तो आपकी बुक में है, ऑब्वियसली है आपकी बुक में, लेकिन आपको ये याद रहे इसलिए आप लिख लो। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, और फेमसली अगर मैं बोलूँ तो ये चार जो स्टार्टिंग के नाम है ना, इससे क्वेश्चन आज तक अगर देखा जाए तो ज्यादातर इस 4 नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इन चारों नाम से। ये 2 नाम से उतने ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन, आज तक मैंने भी बहुत कम ही देखे हैं जिसमें ये पूछा जाए इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। ठीक है, क्लास क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड पे। वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन। अभी आपको पता चल गया इसे वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या था, जब हम कोई भी एडिशन करते हैं किस चीज में? रॉ मटेरियल में, मतलब कि हुड की, आपको पता है अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हुड एक रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल में हमने वैल्यू ऐड करी थी। ठीक है, वैल्यू ऐड करी थी। ठीक है, वो रॉ मटेरियल भी मैंने बताया था, वो जो रॉ मटेरियल था उसे क्या कहा जाता था? इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म। कौन करता है ये सारी चीज? बिजनेस सेक्टर करती है, दैट इज फर्म कह सकते हो आप या कंपनी कह सकते हो, व्हाटएवर, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं एक तरह से आपको पता नहीं, एक तरह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि एक कंपनी ने, सुमित एंटरप्राइज ने हुड खरीदा था 5,000 रुपए का। सुमित एंटरप्राइज ने हुड खरीदा था 5,000 रुपए का, 5,000 का। उस पे उसने कितने का सामान मतलब प्रोडक्शन करा? उसने प्रोडक्शन करा 3,000 का, तभी तो वो 8,000 का बना था। 3,000 का टोटल करा था लेबर वगैरह लगा के। तो वो फर्म पूरी इकोनॉमी में नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है? तो वो सिर्फ ये 3,000 का दे रही है। कितने का दे रही है? 3,000 का। ये इंटरमीडिएट गुड्स है, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे किसी फर्म, मतलब इस फर्म ने, मतलब सुमित एंटरप्राइज ने कितना कंट्रीब्यूट करा, तो कंट्रीब्यूट कितना करा है उसने? 3,000 रुपीज टू द इकोनॉमी। ओके, इसका फॉर्मूला देख लो। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने आपको बताया था 9,000 का बना था, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन जितना भी हुआ, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जो भी था वो कितने का था, वो आप उसे माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है। 9,000 में से 5,000 तो कितना आया? ये 4,000। अब जरा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने अलग से, मैंने आपको दोनों का बताया था। सुमित एंटरप्राइज ने 3,000 का करा था एडिशन, और अक्षय एंटरप्राइजेस ने सिर्फ 1,000 का एडिशन करा था। तो दोनों तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ये वाला जो यहाँ पे दिया है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिया है। फॉर्मूला क्या कहता है? जो फिनिश्ड गुड्स है, मतलब जो आउटपुट का, जो फाइनल गुड बन चुका है, उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजप्शन का जो भी अमाउंट है उसे माइनस कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा। देख रहे हो, दोनों से सेम ही आएगा, 3 और प्लस 1, 4,000। किसी को डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बता दो। किसी को डाउट है यहाँ तक तो प्लीज टेल मी। भैया जो हाँ, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्लस होते हैं या माइनस होते हैं? देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका जो भी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, अभी पहले यही समझो कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें वन बाय वन, आपको डील कराऊंगा। और किसी को कोई डाउट है?
क्लास और किसी को कोई डाउट है? प्लीज आंसर। ठीक है, आप चैट पे ही बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आप एग्जाम्पल लिया था, आपने एग्जाम्पल भी देखा। अब वैसे ही यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। मान लो एक बेकर है, बेकर, बेकर का मतलब जो जैसे केक वगैरह बनाते हैं, बेकरी होती है जिनकी, बेकर होते हैं, वो केक वगैरह बनाते हैं। तो मान लो कोई बेकर है, उसने आटा खरीदा, आटा खरीदा कितने रुपए का? 500 रुपए का उसने आटा खरीदा, फ्लोर खरीदा उसने 500 रुपए का। मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे साइड में मैं लिखता भी जा रहा हूँ, इस साइड। मान लो फ्लोर है 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का आटा खरीदा, क्या बनाने के लिए? कोई केक वगैरह या कुछ भी ब्रेड बनाने के लिए उसने खरीदा होगा, ठीक है। अब उस पे उसने मजदूरी लगाई होगी, लेबर वगैरह लगाए होंगे, ऑब्वियसली लेबर लगाया, मान लेते हैं 200 रुपए का, लेबर कितने का लगा दिया? 200 रुपए का। फाइनल, अब जो वो ब्रेड बन गया, ब्रेड एक फाइनल गुड्स है, कितने का बन गया? 700 रुपए का वो ब्रेड बन गया। इस 700 रुपए को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है क्लास। जो फाइनल गुड्स बन जाता है ना, एक और नाम आप कह सकते हो फाइनल गुड, अब रेडी टू कंजप्शन है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ आपका क्या है? आउटपुट की वैल्यू है। ब्रेड 700 रुपए क्या है? आउटपुट की वैल्यू है। और लेकिन आपको अगर मैं पूछूं वैल्यू एडेड निकालना है, मुझे बताओ वैल्यू एडेड निकाल के, वैल्यू एडेड मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। शिखा, कैन यू हेयर मी? यस भैया। यहाँ पे मुझे बताओगे वैल्यू कितना ऐड हुआ है? 200 रुपए भी है। हाँ 200 रुपए, लेकिन आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया? फॉर्मूला बता दो एक बार मुझे। फॉर्मूला कौन सा लगाया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। ओके भैया। तो ये आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला वैल्यू एडेड निकालना था आपको। तो वैल्यू एडेड को जो शो करा जाता है उसे शो करा जाता है जीवी, सॉरी मैंने पहले एफसी लिख दिया था, वो GVA-MP होता है, सॉरी GVA-MP से शो करा जाता है वैल्यू एडेड को। तो वैल्यू एडेड की वैल्यू कितनी आई? 700 रुपए वैल्यू है, माइनस कर दिया मैंने इसमें से कितना? 200 रुपए, सॉरी 200 नहीं 500 रुपए, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन 500 है। तो मेरा GVA-MP आ गया कितने का? 200 रुपए का, ठीक है। क्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो गया? 200 रुपए। ये तो एक एंटरप्राइज का है, एक एंटरप्राइज का है। लेकिन अगर मैं बोलूं नेशनल इनकम, ये तो वैल्यू एडेड से आपका आंसर आया है, वैल्यू एडेड से अभी नेशनल इनकम नहीं निकला है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब क्या है? जब सारे के सारे GVA-MP को हम प्लस कर देते हैं, मतलब कि अगर मान लो GVA-MP किसी जैसे सुमित एंटरप्राइज की GVA-MP हो गई, तो सुमित एंटरप्राइज की GVA-MP जितना होगा उसमें मैं और प्लस करूंगा। मान लो अभिषेक, मैंने GVA-MP अभिषेक एंटरप्राइज, मतलब सेम कमोडिटी पे कई सारी एंटरप्राइज काम करती है ना, तो उन सबका टोटलिंग की बात हो रही है। अभिषेक एंटरप्राइज ने भी अगर उस पर कोई काम करा होगा तो उसका भी मैं ऐड करूंगा। फिर उसके बाद अगर मान लो किसी और ने, जैसे शिखा एंटरप्राइज ने अगर उस पर काम करा होगा, तो उसकी GVA-MP जितनी होगी वो भी मैं ऐड करूंगा। तो नेशनल इनकम तब कैलकुलेट होगा। तो ठीक है, पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? पहले आपको कैलकुलेट करना होता है वैल्यू एडेड, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है नेशनल इनकम, ठीक है। बिना वैल्यू एडेड से, बिना वैल्यू एडेड कैलकुलेट करे क्या आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो क्लास? बिना वैल्यू एडेड कैलकुलेट करे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो? प्लीज आंसर। नहीं भैया। नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो GVA-MP का टोटल इज इक्वल्स टू GDP-MP,
आपको याद है अगर एक बार हम जीडीपी एमपी पे पहुंच गए तो अब जीडीपी एमपी पे एक बार आप पहुंच गए तो आप आराम से बता सकते हो ना जीएनपी एमपी कितना होगा। मैं अब आपसे वो 8 फॉर्मूला में से कोई सा ही पूछूंगा, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? अगर जीडीपी एमपी आपको पता चल जाएगा तो यस भैया। बता सकते हो। तो ध्यान रखना जीवीएमपी मेन क्या है, वैल्यू एडेड निकालना। वैल्यू एडेड निकालना आप सीख गए तो मतलब कि आप जीडीपी एमपी पे पहुंच गए। जीडीपी एमपी आप पहुंच गए तो जीडीपी एमपी से वो आप 8 के 8 फॉर्मूलाज निकाल दोगे। मतलब कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है कि आपको शुरू से स्क्रैच से अब लास्ट तक जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में आप करोगे। इसलिए ये क्वेश्चंस लेंथी हो जाते हैं इस चैप्टर में क्योंकि आप सब कुछ निकालते हो इस वाले चैप्टर में। ओके, हमारा टाइम अभी खत्म हो रहा है तो आपको फिर से रीज्वाइन करना है क्योंकि आपको कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था हमारी क्लास कम से कम 1 घंटे की रहेगी रोज, चाहे वो अकाउंट्स की क्लास हो चाहे वो कोई क्लास हो। ओके, तो यहाँ तक मैंने करा दिया, किसी को कोई डाउट नहीं है फिलहाल, आप क्लास फिर से रीज्वाइन करो। ठीक है, मैं ये वाला खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि 40 मिनट्स ही अलाउड कर एक बार में है। ठीक है, दोबारा रीज्वाइन करना प्लीज।